नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका आज के मुख्य समाचार में, जिसमें सबसे पहली और बड़ी खबर में आपको बताएंगे कि राजनाथ सिंह के बयान पर कांग्रेस हुई आक्रामक। राहुल गांधी ने कहा कि देश सेना के साथ लेकिन चीन के खिलाफ कब खड़े होंगे पीएम मोदी। और इसी के साथ दूसरी बड़ी खबर में आपको बताएंगे कि रक्षा मंत्री के बयान पर असदुद्दीन ओवैसी ने उठाए सवाल, बोले राष्ट्रीय सुरक्षा के नाम पर हो रहा है मजाक। और तीसरी बड़ी खबर में आपको बताएंगे कि पंजाब में सहयोगी पार्टी ने ही किया मोदी सरकार के नए किसान अध्यादेश का विरोध, कहा कि ये अन्नदाताओं के खिलाफ है। जी हाँ दोस्तों, हर एक खबर की गहराई में आपको ले जाएंगे, लेकिन उससे पहले अगर आपको भी ऐसा लगता है कि पीएम मोदी को चीन के बारे में स्थिति स्पष्ट करनी चाहिए तो आप अभी इस वीडियो को लाइक कीजिए और इस लाल बटन को दबा के इस चैनल को फ्री में सब्सक्राइब करके घंटी बजाइए और कमेंट में लिखिए जय हिंद। दोस्तों, रुक करते हैं बड़ी खबरों की तरफ। राजनाथ सिंह के बयान पर कांग्रेस आक्रामक। राहुल गांधी बोले देश सेना के साथ लेकिन चीन के खिलाफ कब खड़े होंगे पीएम मोदी। जी हां दोस्तों, रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह ने मंगलवार को लोकसभा में चीन पर जमकर हमला बोला। हालांकि सीमा पर चीन के साथ जारी विवाद को लेकर राजनाथ के बयान के बाद कांग्रेस अध्यक्ष राहुल गांधी ने भी बड़ा बयान देते हुए पीएम मोदी के दावे पर सवाल उठाए। उन्होंने कहा कि चीन की ओर से किए गए अतिक्रमण को लेकर पीएम मोदी ने देश को गुमराह किया, यह रक्षा मंत्री के बयान से साफ हो गया है। राहुल ने ट्वीट कर कहा, रक्षा मंत्री के बयान से साफ है कि मोदी जी ने देश को चीनी अतिक्रमण पर गुमराह किया। हमारा देश हमेशा से भारतीय सेना के साथ खड़ा था, है और रहेगा। उन्होंने पीएम मोदी से सवाल किए कि आप कब चीन के खिलाफ खड़े होंगे और चीन से हमारे देश की जमीन कब वापस लेंगे, चीन को कब दिखाएंगे लाल आंख सुरजेवाला। दूसरी ओर कांग्रेस के प्रवक्ता रणदीप सिंह सुरजेवाला ने भी ट्वीट पर पीएम मोदी, उन्होंने ट्वीट किया, राजनाथ जी देश सेना के साथ एकजुट है, पर ये बताएं कि चीन ने हमारी सरजमी पर कब्जे का दुस्साहस कैसे किया। मोदी जी ने चीन द्वारा हमारे क्षेत्र में घुसपैठ न करने के बारे में गुमराह क्यों किया। रणदीप ने राजनाथ सिंह से सवाल पूछा कि चीन को हमारी सरजमी से वापस कब खदेड़ेंगे। उन्होंने पूछा कि चीन को लाल आंख कब दिखाएंगे। कांग्रेस ने किया वॉकआउट। इससे पहले संसद के मानसून सत्र के दूसरे दिन कांग्रेस ने भारत और चीन के बीच सीमा विवाद पर चर्चा की मांग करते हुए सदन से वॉकआउट कर दिया। बताया गया कि कांग्रेस सांसद रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह से सवाल करना चाहते थे। स्पीकर से अनुमति नहीं मिलने के बाद कांग्रेस सांसदों ने सदन से वॉकआउट कर दिया। पार्टी के नेताओं का कहना है कि सदन की परंपरा के अनुसार प्रमुख मुद्दों पर बहस की जानी चाहिए, लेकिन सरकार उनके सवालों से डरी हुई है। सरकार नहीं चाहती है कि हम बोले। अधीर रंजन, कांग्रेस नेता अधीर रंजन चौधरी ने वॉकआउट को लेकर कहा कि हमारी मांग केवल यह थी कि देश भी हमारा है, यह देश केवल राजनाथ सिंह जी का नहीं है, यह देश हम सभी का है। हम अपने दिल की बात, मन की बात रखना चाहते थे। हम देश के सैनिकों को सम्मान देने का मौका नहीं गंवाना चाहते थे, लेकिन सरकार नहीं चाहती कि हमारे मुंह से आवाज निकले। रुक करते हैं अगली खबर की तरफ। रक्षा मंत्री के बयान पर ओवैसी ने उठाए सवाल, बोले राष्ट्रीय सुरक्षा के नाम पर हो रहा घिनौना मजाक। जी हां दोस्तों, भारत चीन सीमा विवाद पर संसद में दिए गए रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह के बयान को एआईएमआईएम चीफ असदुद्दीन ओवैसी ने घिनौना मजाक करार दिया है। ओवैसी ने ट्वीट कर कहा, मैंने ऐसा बयान नहीं देखा है जो इतना कमजोर और अपर्याप्त हो। यह राष्ट्रीय सुरक्षा के नाम पर एक घिनौना मजाक है। रक्षा मंत्री के बयान पर मुझे संसद में बोलने की अनुमति नहीं थी। अगर इजाजत मिलती तो पूछता कि रक्षा मंत्री क्यों नहीं कहते कि चीन ने हमारी 1000 वर्ग किलोमीटर जमीन पर अवैध कब्जा कर लिया है। इस अवैध कब्जे के लिए जिम्मेदार कौन है। ओवैसी ने ट्विटर के जरिए सरकार से सिलसिलेवार कई सवाल किए। उन्होंने कहा, सरकार हमारे बंदी सैनिकों के बारे में सच क्यों नहीं बता रही है। आपने संसद को यह क्यों नहीं बताया कि आपने चीन से यथास्थिति अप्रैल 2020 से पहले के मुताबिक बरकरार रखने की मांग की है। क्या आपने मांग की है कि वर्तमान स्थिति को यथास्थिति माना जाए। ओवैसी ने आगे लिखा, आप दोनों पक्षों के सैन्य अधिकारियों के बीच हो रही बातचीत के बारे में बात कर रहे हैं। जब पिछली बातचीत फेल हो गई है तब क्या ये बातचीत सफल होंगी। सशस्त्र बलों को सरकार ने क्या राजनीतिक मार्गदर्शन दिया है। राजनीतिक नेतृत्व इस प्रक्रिया को अपने हाथ में क्यों नहीं ले रही है। सेना को प्रतिनिधि क्यों बनाया जा रहा है। रुख करते हैं अगली खबर की तरफ। पंजाब में सहयोगी पार्टी ने किया मोदी सरकार के नए किसान अध्यादेश का विरोध, कहा यह अन्नदाता के खिलाफ। जी हां दोस्तों, पंजाब में किसानों के विरोध के बीच केंद्र सरकार की सरकार में सहयोगी दल की शिरोमणि अकाली दल ने सोमवार को लोकसभा में पेश किए गए किसान अध्यादेशों का विरोध किया है। पार्टी का कहना है कि कैबिनेट में ये बिल पास करने से पहले केंद्र सरकार ने उससे कोई सलाह नहीं ली थी। अकाली दल के मुखिया सुखबीर सिंह बादल ने मंगलवार को कहा, सरकार को एसएडी जैसी पार्टियों जो किसानों और गरीबों की पार्टियां हैं उनसे पहले सलाह लेनी चाहिए थी। हमसे इस अध्यादेश के बारे में कुछ नहीं कहा गया था। जब इस कैबिनेट में लाया गया तो हमारे प्रतिनिधि ने सवाल उठाए थे। यह अध्यादेश पंजाब को सबसे ज्यादा प्रभावित कर रहे हैं। पंजाब के किसानों को उनके सवालों के जवाब नहीं मिले हैं। पार्टी ने केंद्र के इस कदम का पहले समर्थन किया था,
था, लेकिन शनिवार को अकाली दल की ओर समिति की एक बैठक हुई थी जिसमें पार्टी ने केंद्र से इन 3 अध्यादेशों को लोकसभा में तब तक न लाने की अपील की थी जब तक किसानों के आरक्षण के मुद्दे पर बात नहीं हो जाती। इसके बाद पार्टी ने अपना रुख बदल लिया है। बता दें कि पंजाब और हरियाणा में किसान इन 3 कृषि अध्यादेशों का विरोध कर रहे हैं जो 5 जून को लाए गए थे। किसानों का उत्पादन, व्यापार और वाणिज्य अध्यादेश 2020, मूल्य आश्वासन और कृषि सेवा अध्यादेश 2020 पर किसान समझौता 2020 और आवश्यक वस्तु अध्यादेश 2020। मंगलवार को लोकसभा में आवश्यक वस्तु अध्यादेश 2020 को वापस भी कर दिया गया है जो अनाज, दलहन, तिलहन, खाद्य तेल, प्याज, आलू को आवश्यक वस्तुओं की सूची से हटाने का प्रावधान करता है। अकाली दल ने इसका विरोध किया है। उनका कहना है कि किसानों की पार्टी होने के चलते वो ऐसी किसी भी चीज को समर्थन नहीं दे सकते जो देश, खासकर पंजाब के अन्नदाताओं के खिलाफ जाता हो। सुखबीर बादल ने कहा कि उनकी पार्टी किसानों की पार्टी है और वो उनकी हितों की रक्षा करने के लिए उनकी पार्टी कोई भी कीमत चुकाने को तैयार है। रुक करते हैं अगली खबर की तरफ। सरकार ने दिए भारत चीन विवाद पर बंद कमरे में बात करने के संकेत, विपक्षी नेता रहेंगे मौजूद। जी हां दोस्तों, संसद में इस समय मानसून सत्र चल रहा है। विपक्ष सरकार को घेरने के लिए सवाल पूछ रहा है। भारत चीन सीमा पर विपक्ष ने सरकार को घेर लिया है। इसके बाद सरकार विचार कर रही है कि वह अब बंद दरवाजे में इस मुद्दे पर चर्चा करना चाहती है। सरकार ने ऐसे संकेत दिए हैं कि वह इस मुद्दे पर सार्वजनिक तौर पर बात नहीं करना चाहती है। सरकार की तरफ से विपक्ष को हावी होता देख सरकार ने अब इस बात का निर्णय लिया है कि अब विपक्ष के सभी दलों के साथ अलग अलग बैठक कर बात की जाएगी। सरकार इस मुद्दे पर सार्वजनिक बहस से बचना चाहती है। वहीं अब इसके आगे विपक्ष पर निर्भर करता है कि इसके लिए सहमत होती है या नहीं। रुक करते हैं अगली खबर की तरफ। अधीर रंजन ने रिया चक्रवर्ती को बताया निर्दोष, बोले बिहार चुनाव की वजह से बनाया जा रहा है बलि का बकरा। जी हां दोस्तों, सुशांत सिंह राजपूत केस में आए ड्रग्स मामले में गिरफ्तार रिया चक्रवर्ती 22 सितंबर तक जेल में बंद हैं। इसे लेकर बिहार में राजनीति शुरू हो चुकी है। हाल ही में पश्चिम बंगाल कांग्रेस की कमान संभालने वाले अधीर रंजन चौधरी का कहना है कि रिया निर्दोष है। रिया को ड्रग्स मामले में फंसाया जा रहा है। रिया को बिहार चुनाव की वजह से बलि का बकरा बनाया जा रहा है। अधीर रंजन चौधरी ने कहा, जांच जरूर होना चाहिए लेकिन बेगुनाह को गुनाहगार नहीं बताना चाहिए। सुशांत हम सबके प्यारे हैं, वह सिर्फ बिहार के नहीं है बल्कि पूरे देश के हैं, लेकिन इसके लिए रिया चक्रवर्ती को जिम्मेदार ठहराना सही नहीं होगा। अगर सुशांत की हत्या हुई है तो उसे किसी भी हालत में ढूंढ निकाला जाना चाहिए। उन्होंने कहा कि रिया चक्रवर्ती को जिम्मेदार ठहराना गलत है। अधीर रंजन ने कहा, एक बात सीबीआई कहती है कि रिया ने सुशांत को सुसाइड करने में उकसाया, दूसरी बात आती है कि इन्होंने काफी पैसा लूटा है, तीसरी बात वह कहते हैं कि रिया नारकोटिक्स के मामले में शामिल है, उनके घर से कुछ ग्राम ड्रग्स भी बरामद हुई है। अब ये बताइए कि कौन सी बात सही है? अब ये बताइए कि ये ड्रग्स की करती थी, हत्या की है या पैसा लूटा है? सही जानकारी किसी के पास नहीं। समुद्र मंथन करके गांजा निकाला, ये कोई जांच का मकसद नहीं होना चाहिए। बता दें कि इससे पहले अपने ट्वीट में उन्होंने रिया चक्रवर्ती की मीडिया ट्रायल की निंदा की थी। उन्होंने लिखा था, रिया के पिता एक पूर्व सैन्य अधिकारी हैं, देश की सेवा की है। रिया एक बंगाली ब्राह्मण महिला है। सुशांत राजपूत के लिए न्याय को एक बिहारी के लिए न्याय के तौर पर पेश नहीं करना चाहिए। रिया के पिता भी अपनी बच्ची के लिए न्याय मांगने के हकदार हैं। मीडिया ट्रायल हमारी न्यायिक व्यवस्था के लिए अशुभ है। सभी के लिए न्याय हमारे संविधान की बुनियादी सार है। करते हैं अगली खबर की तरफ। बिहार सरकार से लोग नाखुश, चुनाव पर पड़ सकता है असर, चिराग पासवान। जी हां दोस्तों, लोक जनशक्ति पार्टी के अध्यक्ष चिराग पासवान ने प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को पत्र लिखकर बिहार की राजनीतिक स्थितियों के बारे में जानकारी दी। सूत्रों के मुताबिक पासवान ने कहा कि बिहार सरकार की कार्यप्रणाली से लोग खुश नहीं हैं और इसका असर विधानसभा चुनाव के नतीजों पर पड़ सकता है। पत्र में उन्होंने जमीनी स्तर पर कोविड-19 की स्थिति और सरकार के काम करने के तरीकों का जिक्र किया है। हालांकि यह पत्र अभी सार्वजनिक नहीं हुआ है। पत्र में चिराग ने एलजेपी संसदीय बोर्ड बैठक के दौरान मिले फीडबैक की जानकारी के साथ ही बिहार में नौकरशाही की कार्यप्रणाली के बारे में बताया है। सत्तारूढ़ आरजेडी की लोकप्रियता के बारे में पता लगाने के लिए एलजेपी ने 16 सितंबर को अपने सांसदों की बैठक बुलाई है। सूत्रों के मुताबिक इस बैठक में जेडीयू के साथ असहजता पर विचार विमर्श किया जाएगा। मालूम हो कि एलजेपी की राज्य में एनडीए सहयोगी के साथ समीकरण अच्छे नहीं है। बिहार चुनाव को लेकर फैसला लेने के लिए पार्टी पहले ही चिराग को अधिकृत कर चुकी है। रुक करते हैं अगली खबर की तरफ। बिहार विधानसभा चुनाव आयोग का निर्देश, प्रवासी मजदूरों के नाम मतदाता सूची में जोड़े। जी हां दोस्तों, भारत निर्वाचन आयोग की उच्च स्तरीय टीम ने मंगलवार को विधानसभा चुनाव की तैयारी की समीक्षा की। टीम ने कोविड-19 के गाइडलाइन को सख्ती से पालन कराने और छूटे प्रवासी मजदूरों के नाम मतदाता सूची में जोड़ने का निर्देश दिया। शांतिपूर्ण और निष्पक्ष चुनाव को लेकर वारंट का तामीला कराने का भी निर्देश दिया। शहर के एक होटल में भागलपुर, मुंगेर और पूर्णिया प्रमंडल के 12 जिलों की तैयारी की समीक्षा की गई।
गई। भारत निर्वाचन आयोग के उप चुनाव आयुक्त सुदीप जैन और चंद्रभूषण कुमार, निदेशक शरद चंद्र व बिहार के मुख्य निर्वाचन पदाधिकारी HR श्रीनिवास, ADGP जितेंद्र कुमार आदि ने जिलेवार तैयारी की समीक्षा की। सभी जिले का पावर प्रेजेंटेशन के माध्यम से चुनाव तैयारी की जानकारी ली गई। सबसे पहले किशनगंज और अंत में भागलपुर जिले का प्रेजेंटेशन हुआ। आयोग की टीम ने सभी DM को छूटे प्रवासी मजदूरों के नाम मतदाता सूची में जोड़ने को कहा। अगर किसी दूसरे राज्य की मतदाता सूची में नाम दर्ज है तो एक जगह से हटाते हुए नाम जोड़ने की प्रक्रिया पूरी करें। बैठक में भागलपुर, बांका, मुंगेर, जमुई, लखीसराय, शेखपुरा, खगड़िया, बेगूसराय, पूर्णिया, किशनगंज, अररिया और कटिहार जिले की समीक्षा हुई। लखीसराय को छोड़ क्षेत्र के IG, आयुक्त, DIG, सभी जिले के DM और SP बैठक में शामिल हुए। लिंगानुपात बढ़ाने को चलाए अभियान। कई जिले में आबादी के अनुसार पुरुषों की तुलना में महिला मतदाताओं का अनुपात कम पाया गया। आयोग ने लिंगानुपात बढ़ाने के लिए अधिक से अधिक महिलाओं के नाम मतदाता सूची में जोड़ने के लिए अभियान चलाने का निर्देश दिया। कहा कि मतदाता सूची में सभी योग्य लोगों का नाम दर्ज होना चाहिए। आयोग ने कहा कि सभी मतदान केंद्रों पर पीने का पानी, बिजली, रैंप और शौचालय की व्यवस्था होनी चाहिए। मतदान केंद्रों का भौतिक सत्यापन कराते हुए सभी सुविधाएं तत्काल उपलब्ध कराने का निर्देश दिया गया। शराब के विरुद्ध अभियान चलाकर कार्रवाई करने को कहा गया। विधि व्यवस्था बनाए रखने के लिए सभी तरह की तैयारी करने का निर्देश दिया गया। पिछले चुनाव के मतदान प्रतिशत की समीक्षा की गई। मतदान का प्रतिशत बढ़ाने के लिए जागरूकता अभियान चलाने पर जोर दिया गया। रुख करते हैं अगली खबर की तरफ। बिहार चुनाव 2020, चुनाव आयोग ने पप्पू को कैंची तो मांझी को पकड़ा दी कड़ाही, इनके भी बदले सिंबल। जी हां दोस्तों, बिहार विधानसभा चुनाव की तैयारियों में जुटी विभिन्न राजनीतिक पार्टियों को चुनाव आयोग ने इलेक्शन सिंबल अलॉट कर दिया है। मंगलवार को आयोग ने राज्य की 12 क्षेत्रीय दलों को उनका नया चुनाव चिन्ह दिया। पूर्व सांसद पप्पू यादव की जन अधिकार पार्टी को कैंची चुनाव चिन्ह, पूर्व मुख्यमंत्री जीतन राम मांझी की हिंदुस्तानी अवाम पार्टी को कड़ाही, जनता दल राष्ट्रवादी को डोली, भारतीय लोकनायक पार्टी को रोड रोलर का चुनाव सिंबल दिया गया, जबकि आम जनता पार्टी राष्ट्रीय को चप्पल निशान मिला है। पप्पू यादव की पार्टी जन अधिकार पार्टी का नया चुनाव चिन्ह कैंची होगा। मंगलवार को JAP के अध्यक्ष पप्पू यादव ने इस बात की जानकारी दी। उन्होंने बताया कि वर्ष 2015 से उनकी पार्टी का चला आ रहा है हॉकी इलेक्शन सिंबल आज ही तारीख से खत्म हो गया। अब JAP पार्टी का नया चुनाव चिन्ह कैंची छाप है। उन्होंने कहा कि पार्टी सभी 243 विधानसभा सीटों पर कैंची चुनाव चिन्ह के साथ अपने उम्मीदवार मैदान में उतारेगी। पूर्व सांसद ने नया चुनाव चिन्ह मिलने पर खुशी जाहिर करते हुए कहा कि कैंची के सहारे बिहार की जनता भ्रष्टाचारियों और लुटेरों को पर कतरेगी। हमारा प्रयास होगा कि कैंची राज्य के लोगों का अपना चुनाव चिन्ह हो। कैंची इस बार जनता के सामने एक विकल्प के रूप में होगी। आगामी विधानसभा चुनाव में पार्टी की जीत तय है। JAP के एक कार्यकर्ता बिहार में बदलाव के वाहक बनेंगे। उन्होंने कहा कि नया चुनाव चिन्ह मिलने से लोगों को हमें समझने में सहूलियत होगी। JAP के शीर्ष नेताओं ने भी कैंची चुनाव चिन्ह मिलने पर खुशी व्यक्त किया। पार्टी के राष्ट्रीय प्रवक्ता प्रेमचंद सिंह ने बताया कि अब से पार्टी का चुनाव चिन्ह कैंची है। आगामी विधानसभा चुनाव में कैंची लोगों की पहली पसंद बनेगी। वहां JAP के राष्ट्रीय महासचिव एजाज अहमद ने खुशी जताते हुए कहा कि कैंची प्रदेश के सभी शोषित और वंचित लोगों का अपना चुनाव चिन्ह होगा। रुख करते हैं अगली खबर की तरफ। सुप्रीम कोर्ट ने सुदर्शन टीवी के बिंदास बोल कार्यक्रम के 2 एपिसोड पर लगाई रोक। जी हां दोस्तों, सुप्रीम कोर्ट ने सुदर्शन टेलीविजन के बिंदास बोल कार्यक्रम के 2 एपिसोड के प्रसारित करने पर रोक लगा दी है। ये एपिसोड आज यानी मंगलवार और कल यानी बुधवार को प्रसारित किया जाना है। सुप्रीम कोर्ट ने कहा कि प्रथम दृष्टया ऐसे लगता है कि यह मुस्लिम समुदाय को अपमानित करने वाला है। नौकरशाही में मुसलमानों की घुसपैठ के आरोपों पर 2 एपिसोड के प्रसारण पर लगाते हुए सुप्रीम कोर्ट ने कहा, इस समय प्रथम दृष्टया ऐसे प्रतीत होता है कि यह कार्यक्रम मुसलमान समुदाय के अपमानित करने वाला है। कार्यक्रम पर उठाई गई आपत्तियों की याचिका पर सुनवाई करते हुए जस्टिस DVI चंद्रचूड़ की अध्यक्षता वाली 3 सदस्यीय बेंच ने कहा कि वह इस मामले की सुनवाई 17 सितंबर को करेंगे। सुप्रीम कोर्ट ने सुदर्शन टीवी के कार्यक्रम पर सवाल उठाते हुए मंगलवार को कहा कि मीडिया में स्वनियंत्रण की व्यवस्था होनी चाहिए। इस टीवी कार्यक्रम के प्रोमो में दावा किया गया था कि सरकारी सेवा में मुस्लिम समुदाय के सदस्यों की घुसपैठ की साजिश का पर्दाफाश किया जा रहा है। शीर्ष अदालत ने इस कार्यक्रम के खिलाफ दायर याचिका पर सुनवाई के दौरान कहा कि कुछ मीडिया हाउस के कार्यक्रमों में आयोजित होने वाली बहस चिंता का विषय है, क्योंकि इसमें हर तरह की मान हानिकारक बातें कही जा रही हैं। न्यायमूर्ति धनंजय वाई चंद्रचूड़, न्यायमूर्ति इंदु मल्होत्रा और न्यायमूर्ति KM जोसेफ की पीठ ने कहा कि इस कार्यक्रम को देखिए, कैसा उन्माद पैदा करने वाला यह कार्यक्रम है कि एक समुदाय प्रशासनिक सेवाओं में प्रवेश कर रहा है। पीठ ने कहा, देखिए इस कार्यक्रम का विषय कितना उकसाने वाला है कि मुस्लिमों ने सेवाओं में घुसपैठ कर ली है और तथ्यों
के बगैर ही यह संघ लोक सेवा आयोग की परीक्षाओं को संदेह के दायरे में ले आता है। सॉलिसिटर जनरल तुषार मेहता ने पीठ से कहा कि पत्रकारों की स्वतंत्रता सर्वोच्च है और प्रेस को नियंत्रित करना किसी भी लोकतांत्रिक व्यवस्था के लिए घातक होगा। सुदर्शन टीवी की ओर से वरिष्ठ अधिवक्ता श्याम दीवान ने पीठ से कहा कि चैनल इसे राष्ट्रहित में एक खोजी खबर मानता है। इस पर पीठ ने दीवान से कहा, आपका मुवक्किल देश का अहित कर रहा है और यह स्वीकार नहीं कर रहा कि भारत विविधता भरी संस्कृति वाला देश है। आपके मुवक्किल को अपने आज़ादी के अधिकार का इस्तेमाल सावधानी से करना चाहिए। रुख करते हैं अगली खबर की तरफ। योगी सरकार की दमनकारी रवैया बर्दाश्त नहीं करेगी जनता। जी हां दोस्तों, उत्तर प्रदेश के पूर्व मंत्री एवं समाजवादी पार्टी के वरिष्ठ नेता ओम प्रकाश सिंह ने मंगलवार को यहां कहा कि योगी आदित्यनाथ सरकार का दमनकारी रवैया जनता अब बर्दाश्त नहीं करेगी और अगले विधानसभा चुनाव में सत्ताधारी भारतीय जनता पार्टी को सबक सिखाएगी। सिंह ने सोमवार को यहाँ जिला मुख्यालय पर पुलिस लाठीचार्ज में गंभीर रूप से घायल सपा कार्यकर्ताओं से अस्पताल में मिलकर उनका हालचाल जाना तथा इस कार्रवाई निंदा की। उन्होंने संवाददाताओं से कहा कि वाराणसी तथा राज्य के अन्य जगहों पर बेरोजगारी और न्याय मांगने वालों को आए दिन कुचलने की बर्बर कार्रवाई का नजारा प्रदेश की जनता देख रही है। समय आने पर वह इसका अवश्य जवाब देगी। उन्होंने कहा कि भाजपा सरकार की जन विरोधी नीतियों से जनता बेहद परेशान है तथा वह आने वाले विधानसभा चुनाव में वोट के जरिए अपना जवाब देगी। इस सरकार के रवैये से प्रदेश की जनता परेशान है। यह सरकार अब 15 महीने की मेहमान है। सिंह ने कहा कि वाराणसी में सोमवार को बड़ी संख्या में सपा कार्यकर्ताओं पर पुलिस ने लाठियां बरसाई जिससे कईयों की गंभीर चोटें आई हैं। युवा बेरोजगारी जिलाधिकारी को ज्ञापन देना जा रहे थे। रुख करते हैं अगली खबर की तरफ। कांग्रेस का आरोप, लोकसभा में हमें अपने जवानों के सम्मान में नहीं बोलने दिया गया, चर्चा से डरती है सरकार। जी हां दोस्तों, कांग्रेस ने मंगलवार को आरोप लगाया कि लोकसभा में रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह के वक्तव्य के बाद वह जवानों के सम्मान में अपनी बात रखना चाहती थी, लेकिन सरकार ने ऐसा नहीं होने दिया। सदन में पार्टी के नेता अधीर रंजन चौधरी ने सरकार पर चर्चा से डरने का भी आरोप लगाया और सवाल किया कि जब रक्षा मंत्री ने यह वक्तव्य दिया और जवानों के प्रति एकजुटता प्रकट करते हुए प्रस्ताव की बात की तो प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी सदन में मौजूद क्यों नहीं थे। कांग्रेस के सांसदों ने रक्षा मंत्री के बयान के बाद आसन से बोलने की अनुमति नहीं मिलने पर सदन से वॉकआउट किया और संसद परिसर में महात्मा गांधी की प्रतिमा के सामने धरना देकर सरकार के खिलाफ नारेबाजी की। कुछ सांसदों ने हाथों में तख्तियां ले रखी थी जिन पर मन की बात बहुत सुनी, अब चीन की बात हो लिखा हुआ था। चौधरी ने संवाददाताओं से कहा, कांग्रेस के लिए देश सर्वोच्च है, हमारी सेना का हौसला और बहादुरी हमारे लिए गर्व का विषय होता है। जब सदन में लद्दाख का जिक्र करते हुए सरकार की तरफ से बात रखी गई तो हमने अपने जवानों के प्रति सम्मान जताने के लिए 1 मिनट का समय मांगा। उन्होंने दावा किया, सवाल बहुत है लेकिन हम जानते हैं कि सरकार इन सवालों का जवाब नहीं देना चाहती है। कांग्रेस नेता के मुताबिक 1962 के युद्ध के समय अटल बिहारी वाजपेयी के आग्रह पर तत्कालीन प्रधानमंत्री पंडित जवाहरलाल नेहरू ने चर्चा पर सहमति दी थी और संसद में चर्चा हुई, लेकिन इस सरकार ने हमारा कोई निवेदन नहीं माना। चौधरी ने कहा, हम जानते हैं कि सरकार हमारे सवालों से डरती है। उन्होंने सवाल किया, राजनाथ सिंह ने सदन में जवानों के सम्मान में प्रस्ताव रखा तो प्रधानमंत्री को सदन में होना चाहिए था, वह सदन में मौजूद क्यों नहीं थे। चौधरी ने आरोप लगाया कि सरकार चर्चा से डरती है क्योंकि उसके पास कोई जवाब नहीं है। रुख करते हैं अगली खबर की तरफ। सरकार की लाचारी, संसद में कहा एयर इंडिया नहीं बिकी तो करनी पड़ेगी बंद। जी हां दोस्तों, केंद्र सरकार ने मंगलवार को संसद में साफ कर दिया कि कर्ज में डूबी सरकारी एयरलाइंस एयर इंडिया को बेचने के अलावा दूसरा कोई उपाय नहीं है। सिविल एविएशन मिनिस्टर हरदीप सिंह पुरी ने राज्यसभा में कहा कि अगर एयर इंडिया को बेचा नहीं गया तो बंद करना पड़ जाएगा। दरअसल एक तरह से सरकार ने एयर इंडिया को लेकर हाथ खड़े कर दिए हैं। केंद्रीय मंत्री ने कहा कि एयर इंडिया के निजीकरण के अलावा कोई चारा नहीं है। मंगलवार को एयरक्राफ्ट संशोधन बिल 2020 राज्यसभा में पारित हो गया है। लोकसभा में यह बिल मार्च 2020 में ही पास हो गया था। संशोधन बिल पास होने से पहले हरदीप सिंह पुरी ने राज्यसभा में कहा कि सरकार एयर इंडिया का परिचालन जारी रखने की स्थिति में नहीं है। कंपनी पर 60,000 करोड़ रुपए का कर्ज है। सरकार के पास इसे निजी हाथों में सौंपने या बंद करने के अलावा कोई चारा नहीं है। पुरी ने सदन में कहा कि सरकार निजी हाथों में एयर इंडिया को इसलिए सौंपना चाहती है ताकि उसकी उड़ान जारी रहे। एयरक्राफ्ट संशोधन बिल को अब राष्ट्रपति के हस्ताक्षर के लिए भेजा जाएगा। इस बिल में यात्रियों की सुरक्षा से खिलवाड़ करने पर भारी जुर्माने का प्रावधान किया गया है। इस बिल को मंजूरी मिलने के बाद हवाई उड़ानों में हुई लापरवाही पर 1 करोड़ रुपए का जुर्माना देना होगा। यह जुर्माना सभी क्षेत्रों की एयरलाइंस कंपनियों पर लागू होगा। यह बिल साल 1934 के कानून की जगह लेगा। फिलहाल हवाई उड़ान में लापरवाही पर एयरलाइंस कंपनियों पर 10 लाख रुपए का जुर्माना लगाया जाता है, लेकिन अब कानून में बदलाव के बाद उड़ान के दौरान लापरवाही करने वाली एयरलाइंस कंपनियों पर 1 करोड़ रुपए का जुर्माना लगाया जाएगा। आप देख रहे थे आपका अपना चैनल जय हिंद जय भारत।